बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, जनवरी 14, वेडनेसडे। सबसे पहले बात, मेरा आप लोग से सवाल है कि एमन का जो एमन ने यहाँ पे एक माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस की, उसमें क्या खूबियां क्या खामियां नजर आई आपको? एमन, क्या मिस्टेक्स थी? फायजा, आप फायजा हैं? जी फायजा। मतलब खुद जैसे हो ना, अपने टीचर से भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हो। अभी जो लोग लेट आए थे वो बैठ क्यों गए? पीछे पीछे। ओके, तो सबसे पहली बात, बोट। आप लोग जो है आज क्या क्या पढ़ रहे थे? इसने आपको फोर्स ऑफ न्यूटन भी पढ़ाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा दी, फिर जीटीएम टीपीआर भी पढ़ा दी, और फिर 21st सेंचुरी स्केल। तो ऐसे हमारे पास टीचर्स जो एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल एमन उन बात से लाके टीचर्स में से हैं, और उन 10 मिनट में उन्होंने तमाम टॉपिक्स कवर कर दिए। सबसे पहला काम सबसे आसान था, बोर्ड ही साफ कर लेते। जब बोर्ड साफ हो रहा होता उस वक्त तुम लोग अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाता। कौन सा इतना मुश्किल था? उसके बाद दूसरी बात, जब इनसे कोई सवाल पूछा गया, ये मैं आप लोग को थर्ड सेमेस्टर जो वाले हैं उनको सेकंड सेमेस्टर में बार बार बता चुका हूँ कि क्लास के अंदर आपके लिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरी की पूरी क्लास को एंगेज रखना। सबसे बड़ा चैलेंज टीचर का यही होता है। अगर आप गौर करें तो पढ़ाना कोई साफ सी बात है यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टॉपिक तैयार करके आते हैं, उस दिन आके आप समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में खुद आना चाहिए। असल जो प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से पूरी क्लास को अपने साथ एंगेज कर सकें। अब एंगेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आई कांटेक्ट। पूरी क्लास में तवज्जो। ऐसा ना हो कि पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले को ये समझ जाए कि सर हमारी तरफ, के टीचर हमारी तरफ तो देखेगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जब किसी स्टूडेंट ने आपसे सवाल पूछा, ठीक है, कल भी मैंने ये बात की थी, जब सवाल पूछा तो आपका काम है कुछ सवाल को रिपीट करें, और सवाल को इस तरह से रिपीट करें कि पूरी क्लास उस सवाल को सुन सके। अब निगाह ज़रा अगर कोई सवाल पूछ रही हैं तो उन असूलन तो चाहिए कि बहुत ही तेज आवाज में बोलें कि पूरा आपकी पूरी क्लास सुन ले। लेकिन अगर पूरी क्लास सुन नहीं पा रही तो टीचर का ये काम है। अब हुआ क्या कि निगाह ज़रा ने या किसी और ने, आयशा ओवैस ने एक सवाल पूछा, उस्मान साहब ने एक सवाल पूछा, और हम जब उस सवाल का जवाब दे रहे तो सवाल तो आपने सुना ही नहीं फायजा। जब सवाल सुना ही नहीं तो जवाब समझ में आएगा? डिस्कनेक्ट हो गया ना। ये पता नहीं कौन सी बात शुरू कर दी, क्योंकि यार वो आगे वाले बता रहे थे कि उसने ना फला ने ये सवाल पूछा तो सर ये जवाब दे रहे थे। असूलन काम क्या है कि जब कोई सवाल पूछे उस सवाल को रिपीट करो ताकि पूरी क्लास उस सवाल को सुन ले। नंबर वन। इसका एक और अहम फायदा ये होता है कि इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके। बल्कि ज्यादा बेहतर तरीका, अगर हमारे पास टाइम हो तो शायद हम यू भी कंडक्ट करें कि हम मसलन सिदरा ने सवाल पूछा तो मैं सवाल रिपीट करूं और कहूं सिदरा मैं आपकी बात सही समझाऊं, सिदरा यही सवाल है आपका, उसके बाद फिर आगे जवाब देना शुरू करूं। वरना क्या होगा कि सवाल कुछ और था, समझा मैं कुछ और जवाब कुछ और देना शुरू कर दिया। उसके बाद आ जाता है मरहला कंटेंट का, कि एवन ने कंटेंट कैसे प्रेजेंट किया। तो कंटेंट में काफी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी। मसलन टीचर्स के लिए कोलैबोरेशन सीखना इसलिए जरूरी है, भाई टीचर्स से ज्यादा बच्चों के लिए सीखना जरूरी है। मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पे आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो असूलन आपने दूसरों के साथ करनी है, नमरा दूसरे बच्चों के साथ आपने करना है। तो अब यहाँ पे ये जरूरी है कि आप ये बताएंगे टीचर्स के लिए कोलैबोरेशन सीखना या कोलैबोरेशन के तमाम लवाजमात को समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो स्टूडेंट्स के अंदर कोलैबोरेशन को फॉस्टर कर सके। 21st सेंचुरी में बगैर कोलैबोरेशन के गुजारा मुमकिन नहीं है। दिस वाज इट। अच्छा, यहाँ पे क्या सवाल पूछा तुमने? मिसबा आपने सवाल पूछा था उससे मन से, क्या जवाब क्या दिया था आपने? तो खैर मिसबा ने जो एक जवाब दिया था वो भी किसी तरह से गलत था कि चीज़ों को वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाके जुड़ रही है। फिर सवाल पूछा गया कि फ्रेमवर्क किसने बनाया था, तो कह रहे फोर्सिस किसने बनाया था। फोर्सिस तो भाई किसने नहीं बनाया था, 21st सेंचुरी स्केल फ्रेमवर्क, 21st सेंचुरी स्किल्स फ्रेमवर्क एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जिसका एक हिस्सा है फोर्सिस। तो यहाँ पे भी जवाब गलत था। और यहाँ पे नजर आया कि कंटेंट के ऊपर ग्रिप बिल्कुल भी
नहीं है। हालांकि ये इतनी आसान सी बातें बार बार रिपीट कर भी चुका हूँ, एक ही लेक्चर को हम 10-10 दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट के अंदर कमजोरी नजर आ रही है। इंशाल्लाह आज वरना कल आप लोग को अपना स्कोर बोर्ड नजर आ जाएगा। और अब इस सूरत हाल की वजह से होता क्या है कि मैं हर सेमेस्टर के अंदर बच्चों से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मसलन पहले क्लास में क्या आता है, मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ, स्टूडेंट लेट आते थे, कोई सख्ती नहीं थी, आओ बैठ जाओ। लेकिन फिर देखा, फिर ये देखने लगा, पता चला कि जो बच्चे लेट आते हैं वो जो है क्लास में बैठते हुए सीट वगैरह को बहुत ज्यादा मतलब घसीटते हैं और पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब होती है। अब बास तो इतने बहादुर थे कि लेट आते थे और आगे चेयर ढूंढ रहे होते थे। फिर ये किया कि जी उनको बाहर खड़ा करना शुरू किया। पता चला कि बाहर खड़ा करना शुरू किया तो उनके तो मजे आ गए, घूम रहे हैं। और फिर बाज दफा ऐसा भी हुआ कि बाकायदा प्लानिंग करके, मैं भी लेट आऊंगी तुम भी लेट आ जाना, या तुम वॉशरूम में छुप जाना मेरा वेट करना, फिर हम दोनों बाहर घूमेंगे। तो फिर ये तय किया कि क्लास के अंदर जो आए तो उनको पीछे खड़ा करें। अब जो पीछे खड़ा कर रहे हैं ना, ये सजा के तौर पे नहीं है। कल एक किसी की मेरे पास एक ईमेल आई है, उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है अभी जो हुकूमत ने टाइमिंग चेंज की है, तो मेरे ख्याल में 26 जनवरी तक ऐसी सड़कों पे ट्रैफिक का इशू रहेगा। जो सफर मैं 15 मिनट में तय कर रहा था, मुझे उसमें आराम से आधा घंटा और बाज़ दफा 35 मिनट भी लग रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी इन्हीं तमाम इशूज को फेस कर रहे हैं। तो मकसद यहाँ पे किसी को सजा देना नहीं है। जो हम पीछे खड़ा कर रहे हैं वो सजा के तौर पे नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई क्लास को डिस्टर्ब ना करो। आगे क्लास में तुम्हें खड़े होकर लेक्चर सुनने की परमिशन मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि सजा नहीं है। अटेंडेंस तुम्हारी लग रही है तो ये सजा नहीं है। हाँ, क्लास को डिस्टर्ब ना करो, इसीलिए का बैग उतारो और पीछे खड़े हो जाओ। तुम बैठोगे, तुम चेयर ढूंढोगे, उसमें क्लास डिस्टर्ब होती है और खुद मेरा जो चेन ऑफ थॉट है, सोच का तसलसल है, वो टूट जाता है कि मैं क्या बात कर रहा था, अगला जुमला मेरे मुंह से क्या निकलने वाला था, अगला टॉपिक क्या करने वाला था। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग से ही सीखा इस बात को, जब बार बार एक बात हुई कि यहाँ पे जो हम माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है, और आप लोगों ने ही हमें फीडबैक दिया, स्पेशली हमारे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत फायदा हुआ। तो अब की दफा उसकी वेटेज बढ़ जाएगा। ओके, वेटेज बढ़ जाएगा। ये 2.5 वालों से तफसील से बात करूंगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा। अब इसको सीरियस लो, उसको मजाक मत समझो। जो रिकैप है, देखो हर चीज बर्दाश्त है, कंटेंट की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कंटेंट तुम्हारे पास कोई और टीचर है जिसके यूट्यूब पे लेक्चर्स है, और एक तरह से देखा जाए रिस्की भी होता है। बाज दफा मैं कोई भी बात कर देता हूँ, बाज दफा बड़ी उठपटांग से लतीफा होता है, मैं सेंसर किए बगैर ही अपलोड कर देता हूँ। टीचर्स का ये कंसर्न होता है, क्लास में हम कोई बात कर रहे होते हैं, शायद उसको ऐसे अपलोड नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, एक रिस्क ले रहा हूँ ना। मेरी तो ऐसे सोशल आइडेंटिटी जो बन रही है तो उस लेक्चर से बन रही है, लेकिन अब आपका काम है उससे फायदा उठाना। तो कंटेंट की जो कमजोरी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और जिन गलतियों को मैंने बता दिया, अब इतनी आसान सी बात है, आके बोर्ड को साफ करना मुश्किल काम है, बोर्ड पे टॉपिक लिखना मुश्किल काम है, और जो कोई आपसे सवाल पूछो सवाल को तेज आवाज में रिपीट करना क्या मुश्किल काम है। इन गलतियों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। फिर कोई आके ये ना कहे कि सर दोबारा दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्लास तुम साइज देख लो क्लास का, एक ही चांस मिलेगा। और जो आज ही एमन को या वलीसा को इसीलिए बुलाया कि जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है वो ये ना समझे कि हमारी बारी तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले आगे चले फिर। टॉपिक हमारा शुरू हुआ था 21st सेंचुरी स्किल क्यों जरूरी है। हमने बात की थी कोलैबोरेशन के हवाले से, कोलैबोरेशन क्या है, मिलजुल के इफेक्टिवली काम करना। उसके बाद हमने बात की थी कि 21st सेंचुरी में ऐसी क्या खसूसियत है कि कोलैबोरेशन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब फिर हमने बात की कि क्लासरूम के क्या बैरियर्स हैं। देखो इस बात को यूं समझो कि जब हम एज ए टीचर, देखो वंस अगेन पर्सपेक्टिव चेंज करो, पर्सपेक्टिव चेंज करो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तुमने उस पर यह सोचना है कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और अगर थोड़े समझदार हो, थोड़ी और अल्लाह ने एक खसूसियत सलाहियत दी है, तो ये भी सोचो कि अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आओ, बात करते हैं। लेकिन कम अज़ कम इतना तो तुम्हारे लिए सोचना लाजिम है कि मैं इसको किस तरह से अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगा, मेरी क्लास में क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस वजह से जो है क्लास के अंदर जो है कोलैबोरेशन, या मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे बच्चों में, मेरे बहन भाइयों में कोलैबोरेशन नहीं पैदा हो रही। तो एक बड़ा इशू तो आ गया क्लासरूम के बैरियर्स। वो कौन से इशूज है जो क्लासरूम में हमारे लिए रुकावट खड़ी करते हैं। तो एक बड़ी रुकावट, जैसे कि हमने देखा कि जी मुफ्ता खाने वाले, असेसमेंट मुश्किल हो जाती है। सिस्टम जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। सिस्टम इस बात को अप्रिशिएट करता है कि जी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो। ठीक, कोलैबोरेशन वाला, जब भी कोलैबोरेशन होगी तो नॉइज होगा, सब कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों को वो अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारे कल्चरल इश्यूज भी हैं। अब देखो,
वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, मेरे पेपर में सवाल आएगा कुछ इसी किस्म का सवाल आएगा, 3 कल्चरल बैरियर्स लिख दीजिए, लिखा हुआ स्लाइड में मौजूद है सवाल। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौके पे बता दिया, वरना पूरा लेक्चर खत्म हो जाता फिर आप लोग बता रहे होते सर पता नहीं क्या था, स्लाइड नजर नहीं आ रही थी। तो पेपर में यही सवाल आएगा कि कल्चरल बैरियर्स क्या है, 3 कल्चरल बैरियर्स लिखो। ओके, सवाल मैंने बता दिया, जवाब भी बता दिया, अब तुम फिर भी नहीं करते तो फेल होना बनता है। ये वाली बात होती है जो लोग नहीं समझ रहे होते, जो बाज दफा मुझसे कल भी एक टीचर कह रहे थे यार तुम बच्चों को फेल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था जब पेपर मैंने बता दिया, आंसर भी बता दिया, जब बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा तो उसका फेल होना बनता है। बहरहाल कल्चरल बैरियर्स क्या है, आपके सामने कुछ कल्चरल बैरियर्स मैंने जिक्र किए हैं कि हम लोग इंडिविजुअल के अचीवमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं, हमारा ये माइंडसेट है कि बस हमें मौका दोबारा नहीं मिलेगा, या इसी तरीके से जो है हम तराजू लेके जिंदगी में घूम रहे होते हैं कि जो हमने दूसरे के साथ किया है हमें भी उतना ही रिटर्न मिले, और या इस तरह से हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते। जिंदगी के अंदर बहुत सारे अच्छे कामों का सिला बहुत अरसे के बाद मिलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हमने कुछ अच्छा किया तो हमें फौरन उसका नतीजा मिल जाए। फिर हमने बात की क्लासरूम के अंदर हम किस तरीके से कुछ मेथड्स जिसके जरिए से हम कोलैबोरेशन को क्लास के अंदर फॉस्टर कर सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चैलेंज बड़ा ये आता है, अगर गौर करो तुम लोग कि हमारा टीचर यहाँ पे क्लास में आएगा, मसलन वो पढ़ाएगा खुश अखलाकी या ईमानदारी, बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन बात ये होती है कि हमारे जहन में ये कनेक्ट नहीं कर पाते कि अगर हमने पढ़ा कि खुश अखलाकी की अहमियत तो हम इस पर कितना अमल कर पा रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी तो उस पर हम कितना अमल कर पा रहे हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये बात तुम लोग को सोचनी चाहिए, वाकई तुम सोचो, खुद गौर करो कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो कोलैबोरेशन, अब मैं इस वक्त क्लास में सवाल उठाता हूँ, तुम सब कहते हो जी सर ये बहुत जरूरी है, सर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये होता है कि हम उस पर कितना अमल कर पा रहे हैं। अगर तुम इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हो तो तुम्हारा काम है कि अभी से अपने आप को एनालाइज करो कि जो मैंने पढ़ा उस पर मैंने कितना अमल किया। बात समझ में आई? जब यहाँ पे तुम्हें एक डिस्कनेक्ट नजर आएगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ कोलैबोरेशन के बारे में, मैं पढ़ तो रहा हूँ ईमानदारी, मैं पढ़ तो रहा हूँ खुश अखलाकी, लेकिन मेरा उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं है, तो जो क्यों नहीं कर पा रहा, जब इस क्यों का जवाब तुम्हें कुछ समझ में आना शुरू होगा ना, तो यही वाला जवाब तो अपने बच्चों को भी समझा सकोगे कि शायद मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुमकिन है यही कमजोरी मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, मेरे बच्चों में मौजूद हो, मैं उसको किस तरह से दूर कर सकूंगा। हमारे माशरे का सबसे बड़ा जो इशू है ना वो यही है। आप लोग बीएड पढ़ रहे हैं, बीएड में टीचिंग एड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट सब पढ़ा होगा, पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। मुझे ये बताओ कि इतने सालों में तुम लोग ने 12 साल की तालीम तो हासिल की है, अब बाज ने 14 साल की है, बाज ने उससे भी ज्यादा। मुझे ये बताओ तुम्हें पूरी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कितने ऐसे टीचर्स मिले जो इन बीएड की जो चीजें तुम लोग पढ़ रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करते थे? कितने? कितने टीचर्स क्लासरूम के अंदर टीचिंग एड्स को लेकर आते थे? कम तो थे ना? ये तो नहीं कह सकते सारे टीचर ऐसा करते थे। तो इससे हमें पता चला कि देखो बात वही है कि टीचर ने बीएड तो कर लिया, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली, लेकिन जब उसका वक्त आया कि जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और देखो यही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। तुम सब मानते हो कि 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तुम ये भी मानते हो कि हाँ जी ये अगर हमें ऐसे माहौल मिल जाए तो हमें बहुत फायदा हो, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो तुम लोग खुद भी भूल जाते हो। इस बात पर गौर करो, इस बात पर सोचो, इसी पर इंशाल्लाह एक अगला असाइनमेंट आएगा। अब जो है अगला अगला टॉपिक कम्युनिकेशन, अगला स्किल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या चीज जहन में आती है, क्या मतलब कम्युनिकेशन का है? बातचीत करना। ओके, तो ओके, और कोई जवाब? एमन, बिस्मा, बातचीत करना, कशफ, माहीन, तो फिर तो आप सब कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हुए। एक है जी, आपका नाम? जी बुशरा। गुड, अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है कि दूसरे की बात को समझ के उसका जवाब, दूसरे की बात को समझना, अगर आप इसी पॉइंट पर लो जी। रबिया,
कम्युनिकेशन क्या चीज है? आपने उसके फजाइल बयान किए, फवाइद बयान किए, हम पूछ रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या है। आमना, गुड पॉइंट। आमना और बुशरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना नहीं है। अगर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत करना होता तो आप सब के पास ये स्किल मौजूद होता। कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये आ जाता है कि आप दूसरों को अपनी बात समझा सकें, ओके, और साथ ही साथ दूसरे की बात को आप समझ सकें। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आके बात करके चले जाओ। बात कम्युनिकेशन का एक मतलब ये है कि आप जो है दूसरे की बात को भी समझ सकें और उसको समझने के बाद अपनी बात भी उसको समझा सकें। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल मेरा ये होता है कि दूसरे को अपनी बात समझाना, इसमें चैलेंज क्या आता है, क्या इशू आता है? गुड, रबिया ने अच्छा जवाब दिया कि मेंटेलिटी। एक मिनट, कौन कह रहा है कोई? सुनो भाजी, लैंग्वेज बैरियर होता है। ओके, और कोई? महानूर का जवाब माइंडसेट डिफरेंट होता है। देखो, जहां तक सनोबर के इस पॉइंट का ताल्लुक है कि लैंग्वेज डिफरेंस होता है, तो ठीक है, ये जवाब किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ ये इश्यूज अब इतना बड़ा नहीं रहा। यूट्यूब पे वीडियो जा रही है तो ऑटो डबिंग के साथ आ रही है। मसलन आपका गूगल ट्रांसलेट एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा काम वो कर रहा है, काफी चीजें ट्रांसलेट कर देता है। और फिर मैं खुद भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चाइना वगैरह के साथ चाइनीज में ही सब कम्युनिकेट करें, लेकिन बगैर चाइनीज को जाने हुए वो गूगल ट्रांसलेट की मदद से कर रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर को मैं इतना बड़ा इशू नहीं समझता है। आगे एक बात आएगी, हम उस पर बात करेंगे, कल्चरल इश्यूज जो आते हैं। लेकिन जो असल फर्क होता है कम्युनिकेशन के अंदर, जो चैलेंज बन जाता है कि दूसरे के माइंडसेट को समझना और उसके हिसाब से बात करना। हम जब अपनी बात को समझाने में अक्सर और बेशतर नाकाम होते हैं, इसकी वजह ये होता है कि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। हम उसकी बात को समझ पाते कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कौन सी बात क्यों कह रहा है, किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है। यहाँ पर जाके हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जब हम उसको नहीं समझ सके, ठीक है, हम उसके पस मंजर को, उसकी सोच को, उसकी जहनीत को नहीं समझ सके, तो हम अपनी बात उसको समझा नहीं सके, और साथ ही साथ हम उसकी बात नहीं समझ पाए। आज के दौर के अंदर 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल वाजे है कि फिर आपके साथ ये कम्युनिकेशन का स्किल जो है क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? मैंने कहा वाजे, आप सबने कहा जी, क्यों? बस आपका एक और का हो गया, एक जवाब बस। महरिश, महरिश, जी महरिश। तो पहले लोग समझाते नहीं थे, पहले लोग कुछ भी गुफ्तगू नहीं करते थे। आज के दौर में इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया ये? जी उम्मे हानी, जोर से बोले। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बन, तो आज के दौर में ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है। ओके, क्यों? ओके, और कुछ? जी आमना। गुड पॉइंट। वक्त के साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन के तरीकेकार चेंज होते चले जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा, वो है अटेंशन का इशू। वक्त के साथ साथ लोगों में अब इतनी सलाहियत ही नहीं रही कि वो देर तक किसी की बात को सुन सके। लेक्चर अगर 5 मिनट ऊपर हो जाता है तो आप लोग का मुंह बन जाता है और 4 ईयर वाले तालियां बजाने लगते हैं। आप लोग को स्लाइड पे लेकिन सर भी ढीठ है, तालियों के बावजूद खड़े रहते हैं। स्लाइड पे आपको अमेरिका के दो मशहूर सियासतदान नजर आ रहे हैं, इब्राहिम लिंकन और स्टीवन डगलस। इन हजरात का 1858 के अंदर मुबाहसा हुआ था। हमारे यहाँ इलेक्शन के मौके पे क्या होता है? जलसे जुलूस होते हैं, ठीक है, और हमारे जलसे जुलूसों में क्या होता है? गाने चलते हैं। अभी जो भी लीडर तकरीर कर रहा होता है, तकरीर के बीच में कोई ना कोई गाना चलना शुरू हो जाता है,
नारे चलते हैं, गाने इसलिए चलाते हैं कि गाने नहीं चलेंगे तो लोग आते नहीं है, और लोग ये सोच के आते हैं कि चलो जी आउटिंग पे जा रहे हैं, चलो यार एक वो हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं। नारे वगैरह इसलिए लगाते हैं ताकि सबकी जो है तवज्जो रहे, टेंशन रहे और सब जागते रहें, ऐसा है, ठीक। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अब जो है सियासी जलसों के अंदर पूरे पूरे कॉन्सर्ट भी हो रहे होते हैं, मशहूर गुलकारों को बुलाया जाता है, डीजे डीजे आपने पता नहीं कौन सा डीजे बट था, वो भी मशहूर हो गया था, हाँ, साउंड सिस्टम वाला मशहूर हो गया। तो आज के इस दौर के अंदर सियासी जलसों के अंदर लोगों को बुलाना, उनको बिठाना, उनको अपनी बात सुनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। 18 सेंचुरी 1858 के अंदर इन दो सियासतदानों के दरमियान डिबेट हुआ, मुबासा हुआ इलेक्शन के हवाले से। और ये इसके मैं कुछ रूल्स बताता हूँ। जिसको पहले तकरीर करने का मौका मिलेगा वो तकरीर करेगा 60 मिनट के लिए, पूरे 1 घंटे के लिए। उसके बाद जिसको जवाब देने का मौका मिलेगा, दूसरा बंदा, उसको मिलेंगे 90 मिनट, सही है। उसके बाद पहले वाले को दोबारा मौका मिलेगा आधे घंटे का। तो एक मुबासा कुल कितने घंटों का हो गया? 60, ठीक है, प्लस 90 प्लस 30, 180, यानी 3 घंटे का। तो उनका एक एक जो मुबासा, एक एक जो डिबेट था वो 3 घंटों तक चलता। अच्छा, और कितनी दफा हुआ? एक दफा, दो दफा, क्या ख्याल है? 7 दफा। 7 दफा तक उनका ये मुबासा हुआ, 3-3 घंटों का डिबेट हुआ। इनके मुखातिब कौन थे? कहाँ पे ये सब चीजें हो रही थी? आम देहाती लोग, आम देहाती लोग। जैसे टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल के अंदर जमा हो गए और वहां पे जाके जो है वो दोनों वहां पे तकरीर कर रहे हैं और लोग उनकी इस तकरीर को सुन रहे हैं, उनके आपस में जो भी बहस चल रही है, और उसकी रोशनी में फैसला करते हैं कि किसको वोट देना है। लेकिन तुम अंदाजा ये लगाओ कि लोग 3-3 घंटे तक सुकून से, तसल्ली से बैठ के उनकी तकरीर को सुन रहे हैं, 3-3 घंटे तक, नंबर वन। नंबर टू, एक बार नहीं, 7 दिन तक, 7 दफा, 7 दफा तक ये डिबेट्स हुआ, सबकी दफा उन्होंने उसको आपस में, उन्होंने आए रबिया लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे लेक्चर की ऐसी तैसी करते हो तुम लोग। पहले दिन कहा था लिखना नहीं है, तो फिर क्यों लिख रही हो? 7 दिन तक 7 दफा उस डिबेट्स के अंदर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। किताबों में तफसील लिखी हुई है कि बाज दफा ऐसा भी हुआ कि जब डिबेट चलना शुरू हुआ तो बीच में जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा अच्छा देर हो गई है, आप लोग खाना खाने चले जाए, फिर वापस आके बात करते हैं। तो वो लोग घर गए हैं, खाना खाया, और ये हमारी तरह नहीं कि 15-20 मिनट में फारे, आराम से घंटे 2 घंटे खाना खा के फिर वापस आके रात के वक्त उस डिबेट को दोबारा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ उन लोगों में इतनी सलाहियत, 3 घंटे तक बैठ के एक बिल्कुल खुश्क से मौजू के ऊपर उस डिबेट को सुनने की सलाहियत को होना, फिर इतनी देर तक बैठ के जो है उसको, मतलब बीच में कोई ब्रेक भी आ रहा तो भी कोई इशू नहीं है, वो दोबारा आके उस लेक्चर को, उस तकरीर को सुनने को बिल्कुल तैयार है। और एक बार नहीं, 7 दिन तक डिबेट चलता और उस डिबेट को बखूबी या बखुशी सुना। क्या आज के दौर में आप लोग इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो आप लोग स्कॉलर्स हैं, उलमा है ना आप लोग, देखा जाए तो उलमा है, या तालिब इल्म है, इस हैसियत से देखा जाए तो उलमा है। बहुत चल आप लोग जाके दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। तो मैं अगर ये कहूँ कि हमारे जो आलिम हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनमें भी इतनी सलाहियत नहीं रही कि वो देर तक किसी की बात सुन सके। तो अब यहाँ पर चैलेंज आ गया कि हमने अपनी बात को इस तरीके से सुनानी है कि बहुत तवील भी ना हो और मुख्तसर से वक्त के अंदर वो बात दूसरे को समझ में भी आ जाए, क्योंकि इधर आपकी नजर हटी, इधर उसकी तवज्जो वहां से हट जाएगी। चैलेंज ये पहले था कभी ऐसा? इस वजह से बेटा कम्युनिकेशन को सीखना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो हालात है जिनका सामना पहले वालों को कभी भी नहीं करना पड़ा। आप खुद एज ए टीचर, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और इसी तरीके से अपने बच्चों से भी, बच्चों के अंदर भी ये सलाहियत पैदा कर सकें। मैं लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।